प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए सेकेंड ईयर या बीए बीएड सेकेंड ईयर की प्रैक्टिकल फाइल के बारे में बताने वाले हैं। आपको फाइल कैसे बनानी है, किस प्रकार आपको उपयोग करना है। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको बाजार से विद्यार्थी फाइल लानी है। बाजार से ऐसी आपको फाइल लानी है जिसमें आपको करीब 20 पेज आपको वाइट वाले लाने हैं और 20 पेज आपको लाइनदार लाने हैं। इसका विद्यार्थियों कवर लाना है। कवर आपको यानी कि प्रिंटेड मिल जाएगा, सिंपल मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको मार्कर्स फाइल लानी है। बीए सेकेंड ईयर नॉन कॉलेज, बीए सेकेंड ईयर रेगुलर विद्यार्थी, बीए सेकेंड ईयर बीए बीएड वाले विद्यार्थी, राजस्थान विश्वविद्यालय के अधीन जितने सारे विद्यार्थी हैं सबके लिए फाइल बनती है। हम श्रीमती मोटा देवी ग्रुप ऑफ कॉलेज मेवा के विद्यार्थियों को बता रहे हैं, बाकी सबके लिए काम आने वाली फाइल है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, आप बाजार से ब्लैक पेन लेकर आएँ, स्केल लेकर आएँ और ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आएँ। और फाइल बनाने के लिए हमने संपूर्ण फाइल की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप है, जो ग्रुप मेग्राम सर पर डाल रखे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो यूट्यूब अपना है, इस पर संपूर्ण वीडियो जानकार दे रहे हैं, कैसे फाइल बनानी है, क्या लिखना है, कितने लेसन होंगे। ये प्रैक्टिकल 50 नंबर का होता है बीए सेकेंड ईयर में, और इसमें फाइल मोस्ट होती है। और ब्लैक पेन से आपको लिखना है, ज्योमेट्री बॉक्स पास में रखना है। और ये फाइल कम से कम 40 से 45 पेज की बनने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, कौन से चित्र होंगे, कौन से आपके सवाल होंगे, और आपका प्रिज्म कंपास सर्वेक्षण इसमें प्रैक्टिकल है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने साथ जितने सारे विद्यार्थी हैं उनको इस क्लास को शेयर करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब देखते हैं आगे। ये अपने पास से पीडीएफ है, फाइल है। इसमें देखिए आप लोग, इसके अंदर आपके 6 लेसन दिए हुए हैं। मानचित्र कला है, सांख्यिकी आंकड़ों का निरूपण है, वितरण मानचित्र है, सांख्यिकी विधियाँ हैं, स्थलाकृतिक पत्रों का अध्ययन है, पृथ्वी कंपास सर्वेक्षण है। तो विद्यार्थियों, ये 6 लेसन होने वाले हैं प्रैक्टिकल में, और ये आपको 6 लेसन पहले पेज पे लिख सकते हैं आप चाहे तो। आप जब फाइल बनाते हो पहले पेज में तो आपको इंट्रोडक्शन होगा, आपका नेम, फादर नेम, रोल नंबर, कॉलेज का नेम, टीचर्स नेम, सत्र, रोल नंबर, ये होगा। आपके दूसरे पेज में लाइनदार में आपको ये पूरे माप बनाने हैं विद्यार्थियों। ये आपको लंबाई के विभिन्न मापक हैं, प्राचीन लंबाई के मापक और भूमि के विभिन्न इकाई नाप। जो ये पेज नंबर सेकंड में लाइनदार में आपको प्रति विद्यार्थियों को फाइल में बनानी है। ये मोस्ट है, कंपलसरी है, इसके माप आपको सवालों में काम आएंगे। अब आप पेज नंबर तीसरा लेंगे, उसमें जमाएंगे आप लोग यानी कि अध्याय पहला, और लिखेंगे मानचित्र कला, जिसे कार्टोग्राफी कहते हैं। तो अब आपको लिखना क्या है, ब्लैक पेन से आपको लिखना है। और सबसे पहले आपको मानचित्र की वो देनी परिभाषा। तो ये लिखना कार्य आपको लाइनदार करना है और ब्लैक पेन से करना है, ध्यान रहे। तो देखिए मानचित्र है, तो मानचित्र की आपको ये लिखनी है परिभाषा। और परिभाषा लिखने के बाद आप ये रघुनंदन सिंह के अनुसार परिभाषा ये भी आप देंगे। एक मानचित्र को पृथ्वी उसके किसी भाग पर धरातली नमूने को परंपरागत रूप से कह सकते हैं। इसके बाद आपको सेकंड हैंड जमानी है स्केल से, और ब्लैक पेन से लिखना है मानचित्र कला कार्टोग्राफी। फिर इसमें आपको मानचित्र की रचना संबंधित विषय कला मानचित्र कहते हैं। और मानचित्र के विभिन्न प्रकारों में चार्ट, आरेख, आलेखी, उच्चावच, मॉडलों, मानरेख आदि रचना विधियों के अध्ययन किया जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको शॉर्ट में ऐसे लिखना है। वन लाइनर में करीब 40-45 पेज की फाइल बनेगी। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि आपको लिखना क्या है, छोड़ना क्या है फाइल में। कई विद्यार्थियों को हमारे पास मैसेज, कॉल, टेलीग्राम, यूट्यूब पर आते रहते हैं कि सर फाइल कैसी बनेगी, कितने पेज की होगी, क्या लिखना है। इसके बाद आप और अगर देना अच्छी बनाना चाहो तो डडले स्टम्प की दे दो परिभाषा मानचित्र के बारे में, ये दे सकते हैं आप। इसके बाद आप लिखेंगे विद्यार्थियों मानचित्र कला की प्रकृति के बारे में। अब आपको बिंदुसार लिखने हैं, अंदर आप बनाई अच्छी बात लिख देना शॉर्ट में। जो मानचित्र कला का पक्ष लिखना है आपको, इसके बाद वैज्ञानिक पक्ष लिखना है आपको, मानचित्र कला के क्षेत्र लिखने हैं, सैद्धांतिक मानचित्र कला है, अनुप्रयुक्त मानचित्र कला है। इसके बाद में मानचित्र के मूल तत्व विधियाँ लिखनी है, मापक का चयन, इनके बारे में आपको 2-4 लाइन लिखनी है। ऐसे मानचित्र पर मापक प्रदर्शन की 3 विधियाँ हैं। कथन विधि होती है, प्रदर्शक, निरूपक, भिन्न, आलेखी विधि। प्रक्षेप का चयन, तो प्रक्षेप के बारे में आपको बताना है, लिखना है। मानचित्र संकलन के बारे में आपको विद्यार्थियों लिखना है। रूपरेखा मानचित्र रचना है, आधार आंकड़ों को संचन है। और ये मानचित्र संगठन के बारे में आपको इस प्रकार विद्यार्थियों लिखना है। फिर मानचित्र का शीर्षक है, इसके बारे में आपको लिखना है। मतलब आपको पॉइंट सार लिखने हैं, अंदर आप सब बने शॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको संकेत के बारे में लिखना है, चौखटे के बारे में, अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में, आंतर चित्र क्या होता है, दिग्विन्यास क्या होता है, अक्षर लेखन। पॉइंट आपको सार लिखने हैं, कम लिख सकते हैं नहीं आप।
और इसके बाद आप सीधा यहाँ जाएंगे मानचित्र का उपकरण है, टूल ऑफ मैप मेकिंग, सुंदर स्वच्छ आकर्षक मानचित्र निर्माण आवश्यक सामग्री उपयोग निपुण आधुनिक तकनीकी मानचित्र कला के लिए जरूरी है, आपको लिखना है। अब इनके विद्यार्थियों 3 भागों में बांटा गया है, आरेखण सामग्री, आरेखण साधन, आरेखण उपकरण है। फिर इनके बारे में आपको शॉर्ट में ऐसे बिल्कुल लिखना है, परिभाषा वगैरह जो भी है। इसके बाद पेंसिल के बारे में आपको लिखना है, पेंसिल कितनी क्या होती है, कितने KB HB में काम आती है, इसके बाद लिखना है। इसके बाद हमारे रबर काम आता है, रबर के बारे में 2 लाइन लिखनी है। इंक होती है, ये भी काम आती है, इसके बारे में लिखना है आपको। फिर दूसरा आपका आरेखण है, आपका आरेखण साधन आ गया, इसके बारे में विद्यार्थियों आपको लिखना है। अनुरेखण मेज, इसके बारे में आपको लिखना है विद्यार्थियों। इसके बाद आरेखण उपकरण, इसके बारे में आपको लिखना है। आरेखण पेन विद्यार्थियों, इसके बारे में पेन लिखना आपको, पक्का करने के लिए किया जाता है, कठोर की होती है, मुलायम, लाइनिंग डाइटिंग कहते हैं, लिखना है। ये चित्र बनेगा, ये चित्र विद्यार्थियों अपन टेलीग्राम, जो विद्यार्थी स्मार्टफोन चलाते हैं जिनके पास टेलीग्राम है, नहीं तो प्ले स्टोर पर जाएँ, टेलीग्राम डाउनलोड कर रहे हैं। अपना टेलीग्राम चलाने के बाद आप सर्च करना जोग्राफी मेगाग्राम सर, या यूट्यूब पर उसकी लिंक है, आप ज्वाइन कर लेना, उसमें PDF है, वहाँ आप देख सकते हैं। चाहे तो इस वीडियो को पुश कर लेना और इसकी क्वालिटी हाई कर सकते हैं। चित्र आप देखो, आपके ये आरेखण पेन का चित्र आपको बनाना है, मोस्ट है ये बनाना आपको, वाइट पन्ने पेज पर बनाने जो 20 पेज आएंगे। इसके बाद प्रकार है, प्रकार के बारे में आपको लिखना है, प्रकार क्या काम आता है, किससे बना होता है, इसके बारे में जानकारी। और ये प्रकार का चित्र आपको फाइल में वाइट पेज में आपको बनाना है, लिखना लाइनदार में है, बनाने वाइट पेज में है। लेसन एक ही चल रहा है अभी हमारा। इसके बाद विभाजक के बारे में 2 लाइन लिखनी है आपको, और इसके बाद अक्षर लेखन के यंत्र के बारे में आपको लिखना है क्या होता है। इसके बाद विद्यार्थियों लेसन नंबर 2 आता है, वेरी मोस्ट है, सांख्यिक आंकड़ों का निरूपण है। ये बहुत ही अच्छा पाठ है और इसमें आपकी गणितीय विधि से सवाल होंगे। तो पहले तो आपको सांख्यिकी ये लिखना है लेसन नंबर 2 और नाम लिखना है इसका। फिर हेडिंग हमारी दंडारेख, तो दंडारेख की लिखनी है परिभाषा, दंडारेख क्या होता है। तो जैसे जब एक ही प्रकृति के आंकड़ों को ऊर्ध्वाधर क्षैतिज स्तंभों से प्रदर्शित किया जाता है, उसे ऐसे आरोपों को दंडारेख कहते हैं। तो विद्यार्थियों दंडारेख के बारे में आपको लिखना है। फिर दंडारेख के प्रकार बताने हैं। दंडारेख 2 प्रकार के होते हैं, ब्लैक पेन से आपको लिखना है लाइनदार में। सरल दंडारेख, जब एक ही तत्व को, एक ही विशेषता को स्थान समय को संदर्भ में प्रदर्शित करते हैं, उसे हम सरल दंडारेख कहते हैं। और सरल दंडारेख के द्वारा पदमाला में दिए गए मूल्यों में किसी गुण को प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार आपको लिखना है। अब ये विद्यार्थियों क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन दे रखा है, वेरी मोस्ट है, आपको लाइनदार पेज लिखना है। निम्न आंकड़ों को सरल दंडारेख के द्वारा राजस्थान के कुछ जिलों का जनसंख्या घनत्व, एक तरफ राजस्थान के जिले दिए हैं और 2001 के अनुसार इनका जनसंख्या घनत्व है। तो ये विद्यार्थियों सवाल आपको लाइनदार लिखना है, रचना विधि आपको नहीं करनी है, सीधा आपको ये उत्तर है इसका, ये आपको बनाना है। एक तरफ लिखना है आपको, स्केल से आपको लाइन खींचनी है, आप इसको 5 सेंटीमीटर कह सकते हैं, चाहे 10 सेंटीमीटर कह सकते हैं। 1-1 सेंटीमीटर पर आप लिख सकते हैं, या 0, 100, 200, 300, 400, 500, ये जनसंख्या घनत्व है। इधर भी आप 1-1 सेंटीमीटर की लाइन खींच सकते हैं इधर, और लाइन खींचने के बाद जो जिले हैं क्रम से आप क्रम जमा लें जनसंख्या घनत्व का, इन क्रम को क्रमबद्ध जमा लें। तो जैसे आपको न्यूनतम ऊपर से अधिकतम से जयपुर है, आप क्रम बन लेंगे, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर, झुंझुनू, बांसवाड़ा, सीकर, डूंगरपुर, कोटा, 1-1 सेंटीमीटर लाइन हो जाएगी, इधर 1-1 सेंटीमीटर लाइन हो जाएगी। और इनका कितना घनत्व है ये इसमें दिया हुआ है, आपके सवाल में दिया हुआ है घनत्व कितना है इनका लाइन से, और ये आपको इसमें इंक्लूड करना है। ध्यान रहे ये मापने के द्वारा बनेगा, इधर भी आपको सेंटीमीटर में, इधर सेंटीमीटर में कितना घनत्व आपको देख घनत्व इनका सामने लिखना है, उसी प्रकार लाइन खींचनी लंबाई में। जो प्रश्न नंबर 2 है विद्यार्थियों, निम्न आंकड़ों के आधार पर सरल दंड आरेख बनाइए। ये लिंगानुपात का है और ये वर्ष है और ये लिंगानुपात दिया हुआ है। तो ये लिंगानुपात रचना नहीं करनी है, चित्र बनेगा, आपको वाइट पेज बनाना है। इधर आपको जनगणना वर्ष है, आप एक लाइन खींचेंगे, जैसे आपने मान लीजिए ये खाने कितने, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो आप 11 या 12 सेंटीमीटर खींच सकते हैं। यहाँ प्रत्येक 1-1 सेंटीमीटर पर टिक लगा देंगे आप, और यहाँ आप सन लिख देंगे नीचे जनगणना वर्ष है। इधर आपका लिंगानुपात आ जाएगा, लिंगानुपात डायग्राम में कहाँ चालू है, 9 से चालू है, तो 1-1 सेंटीमीटर लाइन खींच देंगे इधर, 900, 9, 10, 20, 30, 40, 50 और से 1-1 सेंटीमीटर की 8 सेंटीमीटर रेखा हो जाएगी इधर। तो इधर महिलाओं का और पुरुषों का लिंगानुपात आंकड़े और नीचे जनगणना वर्ष। अब आपको सवाल में ये देखना है कि कौन सी सन में कितना लिंगानुपात है। जब 901 में 972 है, 901 विद्यार्थियों 972 लिंगानुपात है, तो 70 ये रहा 72 है। इस प्रकार आपको
सरल दंड आरेख की रचना करनी है। प्रत्येक वर्ष में कितने लिंगानुपात है वो डायग्राम में दिया हुआ है आपके। उसी प्रकार आपको डायग्राम के अनुसार आपको लिंगानुपात लिखने हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि 2001 में कितने लिंगानुपात है कि 933, 2001 है, 933 एक है, यानी 30 11 और 3 33। इसी प्रकार विद्यार्थियों ये हो गया आपका सरल दंड आरेख के 2 सवाल हो गए। अगला सवाल आता है मिश्र दंड आरेख। मिश्र दंड आरेख, मिश्र दंड आरेख के द्वारा आंकड़ों के कुल योग उनके विभिन्न भागों का प्रश्न किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, मिश्र दंड आरेख में ये कोई सवाल है, इसमें एक तरफ सिंचाई के साधन दिए हैं, कुएं, नहरें, तालाब, अन्य, ये संधि हुई है 2001, 2002, 2003, ये आंकड़े हैं। इसमें आपको क्या करना है, मिश्र दंड आरेख वही आप स्केल से लाइन खींचेंगे बराबर, इधर ही बराबर भागों में बांट देंगे उसको, और यहाँ 2001, 2002 और 3 ऐसे बना लेंगे इंडेक्स, और जो ये आंकड़े दिए हुए हैं इनके अनुसार आप इनको दर्शाएंगे, बनाएंगे। चित्र शुद्ध होना चाहिए, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है मिश्र दंड आरेख बनाना है, कोई सवाल दिया हुआ है, इसमें आपका ये चित्र बनेगा। इसमें लिख सकते हैं विधि वाणिज्य विज्ञान, सवाल के अकॉर्डिंग वही एक तरफ सन आ जाएगी, इधर आपके यानी कि जो संख्या छात्रों की वो आ जाएगी, आप बना सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों अगला सवाल है वर्ग आरेख। ये द्विविम आरेख होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई की गणना करके क्षेत्रफल द्वारा दिए गए मूल्यों को प्रश्न किया जाता है। वर्ग आरेख 2 प्रकार के होते हैं। तो वर्ग पहला है इकाई वर्ग आरेख, यह आपको लाइनदार लिखना है। इस आरेख में किसी उचित मापनी जैसे एक वर्ग इकाई 1000 क्विंटल या 1 लाख रुपये आदि के अनुसार दिए मूल्यों बराबर ज्ञात करते हैं। सवाल दिया हुआ है, सवाल लिखना है आपको, निम्न आंकड़ों को इकाई वर्ग के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। चावल, अनाज दिया, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, और एक तरफ इनका उत्पादन मिलियन टन में है। रचना विधि आप देख सकते हैं, दी हुई आपके पास में इसको समझने के लिए, और यहाँ पर संकेत भी आपको दिए हुए हैं। अब कह रहा है विद्यार्थियों, जैसे ये सबसे पहले चावल, और चावल में जो कह रहा है आपसे, चावल का उत्पादन है 53.5 मिलियन टन। तो ये जो आपके खाने बनेंगे ये आपको प्रत्येक वर्ग, आपको वर्ग की आकृति में 1 2 3 4 5 6, तो आपको इसी प्रकार यानी कि खाने बनाने हैं 53.5, और ये शो कर रहा है 53.5 मिलियन टन को। इसी प्रकार आपके गेहूं का है, गेहूं में आपके सवाल दिया हुआ 35 है। इसी प्रकार आपके ज्वार है, ज्वार में 11.5 है। मक्का है आपके, तो मक्का में आपके विद्यार्थियों 6.5 है। इसी प्रकार बाजरा में आपके 5.5 है। और जौ में आपके 2 है, तो 2 ही बनेंगे केवल, बिरली बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो इस प्रकार आपको विद्यार्थियों ये वर्ग आरेख बना रहा है। इसमें सफाई का ध्यान रखना है, 1 मिलियन उसके अंदर आंकड़े में है। अब विद्यार्थियों अगला सवाल आता है वर्गाकार ब्लॉक आरेख। वर्गाकार ब्लॉक आरेख, तो ये विद्यार्थियों अभी हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा है, वेरी मोस्ट है। वर्गाकार ब्लॉक आरेख में प्रत्येक मूल के लिए केवल एक ही वर्ग बनाया जाता है तथा इस वर्ग की भुजा को मापक के अनुसार ज्ञात करते हैं। भिन्न भिन्न मूल्यों को प्रकट करने वाले वर्गों को आरेख के एक दूसरे के भीतर एक ही क्षैतिज रेखा के समान दूरी के अंतर अलग अलग बनाया जाता है। वर्गाकार ब्लॉक आरेख अधिक उपयुक्त आरेख नहीं है, ठीक है ना। तो ये सवाल है। अब आपको बनाना वर्ग ब्लॉक आरेख का ये सवाल लिखना है। इधर देखिए, एक तरफ अनाज है, एक तरफ इनका उत्पादन है। अब इसमें क्या होता है विद्यार्थियों, रचना विधि भी समझ, लिखना नहीं है आपको, रचना विधि समझना केवल। सर्वप्रथम यदि एक वर्ग इकाई 2 मिलियन टन का मापक लिया गया है तो भिन्न भिन्न अनाजों के उत्पादन मात्रा को प्रकट करने के लिए भुजाओं का ज्ञात करेंगे। अब इसमें देखिए, यदि हमने एक वर्ग को 2 मिलियन टन मापक माना है तो इसमें एक तरफ अनाज है, जैसे चावल है। फर्स्ट में हमारे सवाल में पहले चावल है विद्यार्थियों। अब चावल का उत्पादन दिया हुआ है 53.5, तो 53.5 बटे 2 क्या माना हमने, एक इकाई वर्ग मान रहे हैं जो 2 मिलियन टन को दर्शाती है। जब इसका हमने इसमें भाग दिया तो ये 26.75 वर्ग इकाई आया। और जब इसकी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करते हैं, इसको वर्ग करते हैं, तो 5.17 इकाई आ गया और 5। तो इस प्रकार इसकी 5.17 इकाई आ गई। इसी प्रकार हम आगे बढ़े गेहूं, तो गेहूं का उत्पादन 35.0 है। 35.0 फिर हमने 2 वर्ग इकाई मानी है, 17.5 वर्ग इकाई। 17.5 का वर्ग किया 4.18 इकाई। तो विद्यार्थी इस प्रकार हम प्रत्येक का निकाल लेंगे, 2 का भाग दे देंगे, वर्ग इकाई वर्ग का घनमूल ज्ञात कर लेंगे। आप इसमें कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं, मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं, ये इसमें अलाउ होता है प्रैक्टिकल में। तो इसी प्रकार विद्यार्थी आप देख सकते हैं, जो हमारे पास ये इकाई आई है, माप आया है, इसमें वर्ग की एक भुजा की लंबाई जो आई है हमारे पास में, इसमें आपके वर्ग 26
17, 5 75, 3 25, 2 75, 1 वर्ग आकार 1। तो ये हमारे पास इकाई है ये। इसी प्रकार हम वर्गाकार ब्लॉक आरेख बना सकते हैं। अब इसमें आपको देखना है चावल, गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा, जौ। तो इसमें जो वर्ग इकाई है हमारी, जैसे जौ की वर्ग इकाई 1 पॉइंट इकाई थी, तो उसी प्रकार वर्गाकार ब्लॉक आरेख हम बना सकते हैं। अगला सवाल हमारा देखते हैं, लेसन नंबर 2 ही चल रहा है। आयताकार आरेख, ये अलग प्रकार का आरेख है। पहले आपको ब्लैक पेन से लाइनदार पेज में लिखना है। इसके बाद इन आरेखों में दिए हुए मूल्यों के अनुपात को आयत द्वारा पट करते हैं। सभी आयतों के क्षेत्रफल में वही अनुपात रखा जाता है जो अनुपात के मूल्य में होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। लिखना आपको पहले साधारण आयताकार आरेख, इसके बारे में इसकी लिखनी है परिभाषा, कैसे होता है, मूल्य प्रकट होता है, निश्चित मापक के अनुसार क्षेत्र में ये बनाया जाता है और 2 गुणनखंडों में बांटकर लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं। जैसे एक सवाल दिया हुआ है, ये लिखना है लाइनदार में, निम्न आंकड़ों के आधार पर साधारण आयताकार आरेख बनाइए। तो इसमें आपको एक तरफ अनाज दिया हुआ है, एक तरफ उत्पादन मिलियन टन में दिया हुआ है। अब रचना विधि आपको नहीं करनी, केवल समझना है, आपको ये उत्तर लिखना है डायरेक्ट ही। तो ये डायग्राम आपको बनाना है। जैसे एक तरफ आपको अनाज है, एक तरफ आपको उत्पादन है। हाँ, देखिए साधारण आयताकार आरेख के बारे में बात कर रहे थे अभी मेघराम सर, और अब आयताकार आरेख की जो बात करते हैं, इस आयताकार आरेख को 2 भागों में बांटा गया है। एक साधारण आयताकार आरेख है और एक है आपका साधारण आयताकार आरेख के अलावा एक ये सवाल है आपका साधारण आयताकार आरेख का, जिसमें चावल 53.5 मिलियन टन, गेहूँ 35 मिलियन, ज्वार 11.5, मक्का 6.5, बाजरा 5.5, जौ 2। तो ये रचना विधि आपको लिखनी नहीं, थोड़ा समझना है रचना विधि से। माना दिए गए आंकड़ों को 1 वर्ग इकाई बराबर 1 मिलियन टन मान लेते हैं, जो भिन्न भिन्न अनाजों के उत्पादन को प्रकट करने के लिए आयतों की लंबाई चौड़ाई निकाली जाती है। और तो इसमें होता क्या है कि ये सारणी है और इसमें चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ को क्रमानुसार जमा लिया है हमने। उत्पादन मापक के अनुसार आयत का क्षेत्रफल, मापक के अनुसार मापक माना हमने 1 वर्ग इकाई बराबर 1 मिलियन टन। ऐसे ही आयत की लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए हमने क्या है, इसके गुणनखंड कर दिए। 10 का गुणा हमने 5.35 से किया तो 53.5 आ जाता है। ऐसे ही 35, 7 का गुणा 5 से किया, 35 के हमने गुणनखंड किए तो 7 लंबाई हो गई, 5 चौड़ाई हो गई। 11.5 को हमने गुणा कर दिया 2.3 से, तो ये 11.5 आ जाता है। तो इसकी 5 लंबाई हो जाती है और 2.3 चौड़ाई हो जाती है सेंटीमीटर में। 6.5 को 4 से इससे गुणा कर दिया तो इसकी लंबाई हो गई। तो ये सवाल हो रहा है आपको, और इस तरीके से आपको ये चित्र बनाना है। ये आयताकार चित्र है, आयताकार। और आयताकार की हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमने सवाल में यानी कि 10 सेंटीमीटर की लंबाई है, ये लंबाई, ये आयत बनाई 10 सेंटीमीटर की लंबाई हो गई। और ये चौड़ाई की बात करते हैं तो ये चौड़ाई है इसमें 5.35, 5.35 मीटर की क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। 5.35 मीटर की चौड़ाई हो गई, 10 की लंबाई हो गई। ऐसे ही ये आयत बन गई, ये 5.35 की चौड़ाई हो गई, 10 की लंबाई हो गई। अब इसके भीतर ही और आयत बनाने हैं छोटे छोटे, तो ये किस तरीके से बनेंगे, जैसे देखिए इधर सवाल में इधर 7 लंबाई हो गई, 7 लंबाई हो गई और 7 लंबाई और 5 चौड़ाई। तो इस तरीके से ये जो लंबाई है दूसरी चित्र में ये 7 है और 5 इसकी क्या है, चौड़ाई है। तो ये 5 चौड़ाई, एक आयत ये बन गई। ऐसे ही दूसरी आयत की हम बात करते हैं, और आयत जो बनेगी तीसरी, 5 इसकी लंबाई हो जाती है और 2.3 इसकी क्या हो जाती है, चौड़ाई हो जाती है। तो देखिए ये 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई और 2.3 इसकी चौड़ाई हो गई। 2.3 इसकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई। ऐसे ही सबके दे रखे हैं। तो ये क्या बन गया, ये के आयताकार आरेख बन गया, जिसमें ऊपर का तो आ जाएगा राइस, चावल आ जाएगा, ये बीट आ जाएगा, गेहूँ आ जाएगा, ये ज्वार है, ये मक्का है, ये बाजरा है और ये बैफली है, यानी कि इसके अलावा जौ। तो ये और ये नीचे मापक बनाना है आपको, यानी कि 1 वर्ग आरेख बराबर 1 आयत बराबर 1 मिलियन टन, 1 मिलियन टन। इसके अलावा दूसरा आरेख है हमारा कौन सा, विभाजित आयत आरेख।
तो इसको तो हमें नहीं करना है। और इसके अलावा व्रत आरेख, तीसरा है व्रत आरेख। व्रत आरेख के बाद में हम बात करेंगे तो व्रत आरेख में संख्या का कुल योग प्रकट करने के लिए किसी व्रत के क्षेत्रफल को उस संख्या, ये परिभाषा लिखनी है हमें ब्लैक पेन से, परिभाषा लिख करके ये सूत्र है इसका। उस उपविभाग, किसी उपविभाग को अंशों में मान ज्ञात करने के लिए उस उपविभाग को वास्तविक मान गुणा 360 संख्या का कुल योग। कुल योग के बाद में, इसके बाद में ये सवाल आ जाता है। सवाल को ही समझिए डायरेक्ट ही। निम्न आंकड़ों को व्रत आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो व्रत आरेख के द्वारा प्रदर्शित राजस्थान में भूमि उपयोग है 1998-99 के अनुसार। भूमि उपयोग शुद्ध बोया गया क्षेत्र 160.73 प्रति के अतिरिक्त अन्य कृषि भूमि 68 प्रति भूमि 45.24, कृषि के लिए अनुपलब्ध 43.08, वन 25.75, कुल 342.54। अब करना क्या है हमें, भूमि उपयोग क्षेत्रफल ये संचयी मान है, ये निकल आएगा। कौन है अंशों में संचयी मान के अलावा ये क्षेत्रफल है। तो 160.73 है। इसको इस सूत्र के माध्यम से हल किया हमने। तो उस उपविभाग का वास्तविक मान तो 160.73 गुणा 160 ये सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से इसको हल कर लेते हैं और जो कुल योग है उसका क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। कुल योग यानी कि उस उपविभाग का वास्तविक मान, तो उपविभाग का वास्तविक मान कितना है 160.73 और 160.73 गुणा 360 बटे 342.54 इस तरीके से कोण आ जाता है निकल करके 168.92 का कोण आ जाता है। फिर इसके अलावा प्रतिभूमि मान कितना है उस उपविभाग का वास्तविक मान 68 है और कोण यानी कि गुणा किससे करते हैं, 360 से करते हैं। 360 से उसका गुणा करते हैं बटे 342.54 का क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो इस तरीके से मान निकल आएगा, ये कोण निकल आया 71.45 का। ऐसे ही 45.24 है गुणा 45.24 गुणा 360 बटे 342.54 तो 47.73 इसके अलावा ये 43.08 गुणा 360 बटे 342। तो करना क्या है, सूत्र में दिया गया है, ये सूत्र है हमारा। इस सूत्र से ये निकलता है किसी उपविभाग को अंशों में मान निकालने के लिए क्या करते हैं, तो उस उपविभाग का वास्तविक मान गुणा 360 बटे संख्या का कुल योग, तो ऐसे ही ये उपविभाग हो गया, ये उपविभाग हो गया, ये योग हो गया, कुल योग हो गया, गुणा किससे कर देते, 360 से कर देते। इस तरीके से ये 360 व्रत में 360 कोण हो जाते हैं, व्रत में 360। अभी संचयी मान की बात करते हैं तो 168.92 में 71.45 जोड़ते हैं तो 214.40.37 आता है। 47 जोड़ेंगे तो 287 आ जाता है। 45 जोड़ेंगे तो 331 आ जाता है। 26 जोड़ेंगे 360 हो जाता है। इस तरीके से 360 होगा। अब ये चित्र बनेगा तो राजस्थान में भूमि उपयोग 1998-99 के अनुसार भूमि उपयोग, तो ये 100 देखिए 0 ये यहाँ पर हो गया, ऊपर तो हो जाएगा 0, ऊपर तो 0 हो जाएगा। इसके अलावा 0 और ये केंद्र हो गया बीच में। अब यहाँ पर कितने का कोण बनाना, 168.92 का कोण बनेगा गोल चांदे की सहायता से। इसके अलावा ये हटाना नहीं है यहाँ से। 168 के बाद में संचयी मान 240.37 का बन गया, यहाँ बना दिया। 297.90 का बन गया और 331.17 का बन गया। तो इस तरीके से जैसे ये मान दे रखे हैं संचयी मान गोल चांदे की सहायता से पहले 168 का हो गया, फिर 240 का हो गया, 287 पर लगा दिए, 231 पर 331 पर लगा दिए, 360 पर। तो इस तरीके से ये हो जाता है। तो ये आरेख बन गया। फिर इसके बाद में एक आरेख और है, ये हो जाएगा। ये इसके बाद में ये चित्र हो गया, इसके व्रत आरेख हो गया। नीचे व्रत आरेख लिख दीजिए, राजस्थान का भूमि उपयोग 1998-99 लिख दीजिए। अब वलय आरेख के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, वलय आरेख। तो ये वलय आरेख का है, किसका, वलय आरेख का। वलय आरेख में 2 सूत्र हैं। द्वितीय संख्या के वृत्त का अर्धव्यास, इस प्रकार तृतीय संख्या के वृत्त का अर्धव्यास। तो ये 2 सूत्र हैं और ये 2 सूत्रों के माध्यम से ये सवाल आ जाता है। तो ऐसे ही ये सवाल है। राजस्थान का भूमि उपयोग 1998-99 का भूमि उपयोग है 25.57% भाग पर।
ये सवाल है पूरा पढ़ती इतना शुद्ध बोएगा या क्षेत्र 160.73 है। वर्गमूल निकालेंगे 25.57 का निकाला वर्गमूल तो 5.05 आता है। 43 का निकाला 6.56 आता है। 45.24 का 6.72 आता है। 68 का 8.24 आता है। इसके अलावा 160 का इतना आता है 160 का। अब वृत्त का अर्धव्यास निकाला हमने तो इसका 5.5 का बटे करेंगे। ये दे रखा है द्वितीय संख्या बटे न्यूनतम संख्या और तो इसका हमने 5.5 में भाग दिया तो 1 सेंटीमीटर हो गया। अब 6.56 में 5.5 का भाग दिया 5.05 का दिया। ये दे रखा है 6.56 में 5.05 का दिया तो कितना आ गया 1.29 आ गया। ऐसे ही 6.72 में 1.33 आ गया। 8.24 में ये गणना भी हो रही है। ऐसे 12.67 में 5 में 2.50 का आ गया। अब करना क्या है ये वृत्त का अर्धव्यास आया तो 1.29 है तो 3 की चाप भर लेंगे प्रकाल में। 1.3 की चाप भर के पहले तो 1 सेंटीमीटर की चाप भर के जैसे देखिए ये चित्र बनाया हमने ये चित्र बनेगा 1 सेंटीमीटर की चाप भर के जैसे पूरा ऊपर दे रखा है 1 सेंटीमीटर। यहाँ 1 सेंटीमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर की चाप भर के इसमें हम इसको गोला कर देंगे। 1 सेंटीमीटर की चाप ये गोला हो गया। फिर इसके अलावा 1.29 का ये गोला हो गया और 1.33 का ये ऊपर वाला गोला हो गया। 1.63 का ये ऊपर वाला हो गया और 2.50 का ये सबसे ऊपर वाला गोला हो जाता है। सबसे ऊपर वाला गोला 2.50 का हो जाता है। तो अर्धव्यास में चाप भर के अब ये लिख भी रहा है यहाँ। अब ये करना क्या है कि यहाँ एक बिंदु से इसी बिंदु पर ये सारे वृत्त मिलने चाहिए। तो उसके लिए हमें जैसे 1 सेंटीमीटर का ये खींच दिया। फिर उसके बाद में इसी बिंदु पर मिलने चाहिए सभी। ये इसको पेन से या स्केल से इस तरीके से मिला लेना है। स्केल से इस तरीके से मिला लेना है कि इस तरीके से ये मिला हुआ है यहाँ मिला दिया। अब यहाँ मिल गया। अब इसी बिंदु पर ये सारे गोले मिलने चाहिए। जैसे पहले चित्र में हमने किया था इधर तो यहाँ तो मतलब सब अलग अलग कर दिए लेकिन यहाँ इस बिंदु पर ये मिलने चाहिए सभी गोला। जैसे 2.50 का माप भरा तो 2.50 का कहाँ से लें यहाँ से लें तो पहले यहाँ लगा लीजिए उस प्रकाल को और प्रकाल को लगा देंगे तो इस तरीके से घुमा देंगे। 1.63 का भरा तो 1.63 में यहाँ से इस तरीके से घूम जाएगा। तो यहाँ पर मिलना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए मिलना चाहिए सभी गोल सभी का निशान। अब ये इसमें ये इंडेक्स में लिखा हुआ है ये वन दर्शा रहा है। ये पड़ती भूमि है। ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। ये कृषि है। ये पड़ती भूमि। ये क्षेत्रफल है इसका 25.72 है। ये भीतर का ये इससे ये मिला दी और इससे ये मिला दी इससे ये मिला दी इससे ये मिला दी और ये ऊपर वाली इससे मिला दी। तो इस तरीके से मिल जाता है। ये चित्र बनाना है कौन सा वलय आरेख का चित्र बन गया। अब इसके बाद में ये गोलीय आरेख है। कौन सा आरेख है गोलीय आरेख। ये गोलीय आरेख भी बनाना है और ये गोलीय आरेख भी बनेगा तो इसका ये सवाल है। ये जनसंख्या दे रखी है और ये जनसंख्या दे रखी है तो ये अर्धव्यास निकाला हमने। क्या निकाला अर्धव्यास निकाला जनसंख्या में। ये मुंबई है ये कोलकाता है और ये इसका निकटतम संख्या कितनी आ रही है। निकटतम संख्या अब कर लिया 1 करोड़ यानी कि 63 लाख 1 करोड़ 63 लाख 1 करोड़ 32 लाख 1 करोड़ 27 लाख 64 लाख और ये 56 लाख। इस तरीके से इसका घनमूल निकाल लेंगे। घनमूल का मतलब क्यूब होता है। तो घनमूल निकाला हमने। ये घनमूल निकाल लिया। अब करना क्या है गोले का अर्धव्यास निकालने के लिए सबसे छोटी जो इकाई है इसको देखिए इस तरीके से 5.092 में 5.469 का क्या करते हैं भाग दे देते हैं। फिर इसके अलावा 5.38 में 5.469 का भाग दिया यानी कि ऊपर वाले का सबका भाग लग रहा है। तो इस तरीके से भाग लग जाएगा इंटू 2.50 तो 2.32 ये अर्धव्यास आ गया। ये 2.30 अर्धव्यास 1.38 ये अर्धव्यास आ गया। ये अर्धव्यास। अब इस तरीके से गोले बनाने हैं। ये इस तरीके से गोले बन जाएंगे। ये मुंबई का हो गया ये कोलकाता का हो गया दिल्ली का हो गया। क्यों सबसे ज़्यादा जनसंख्या मुंबई की है। उससे छोटा गोला बना जो कोलकाता का बना उससे
बड़ा छोटा बना, दिल्ली का बना, फिर चेन्नई का बना, फिर बेंगलोर का बना। इस तरीके से ये गोली आरेख हो गया। अब बात करते हैं घनारेख की। घनारेख, ये घनारेख बनता है तो ये घनारेख है। इधर देखिए, ये चित्र में देखा आंकड़ों घनारेख बनाना है तो घनारेख बन गया। ये सवाल है, ये क्षेत्रफल हो गया। इसका घन निकाला तो 2.50 का घन 16.57 आ रहा है। इसका निकाला, अभी सबसे न्यूनतम इकाई 1.11, 2.50 में 1.11 का भाग दिया, बना 1 बराबर 2.25, ऐसे 1.4, 1.75, तो ये 1 हो गया। अब इसके बाद में ये प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर का घन बन गया। ये प्रशांत महासागर घन बन गया, ये अटलांटिक महासागर घन बन गया, और ये हिंद महासागर का ये आर्कटिक महासागर। रचना विधि हमें लिखनी नहीं है। इसके अलावा एक पिरामिड है, ये पिरामिड है, ये पिरामिड भी बनाना है। और पिरामिड बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो देखिए पिरामिड बनाने के लिए हमें क्या करना है। देखिए ये देखा, जनसंख्या को आयु एवं लिंग वर्ग के आधार पर उपयुक्त चित्र द्वारा प्रस्तुत कीजिए। तो पिरामिड बनाना है तो इसमें एक साधारण पिरामिड है, एक साधारण पिरामिड आरेख है। तो ये पिरामिड बन जाएगा, इसमें पिरामिड बनेगा। तो इधर देखिए, इधर इस पिरामिड में इधर दे रखें पुरुष, इधर दे रखें पुरुष, और इधर दे रखें महिला। तो इधर पुरुष, इधर महिला, इधर स्त्री करोड़ में 4.5, तो 4.5 पे ये हो गया, और ये 4 है तो यहाँ 4, इधर तो स्त्री है और इधर महिला है, इधर महिला है और इधर पुरुष है। तो इस तरीके से बन जाएगा, जैसे 0 से 9 एक इंडेक्स बन गया, बराबर दूरी पर 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69 और 70 से ऊपर। क्या है, ये इंडेक्स बन गया। आयु वर्ग है, इधर ये आयु वर्ग हो गया, इधर ये पुरुष हो गया, पुरुष वाला हो गया। 0 से लास्ट देख लेना है, यानी कि सबसे ज़्यादा 8, सबसे ज़्यादा कितना है इसमें 6.6, तो 8 तक कर दिया। 0, 2, 4, 6, 8, इसमें देख लीजिए सबसे ज़्यादा 8 तक ही है, 6.5 है, 6.5 है, तो ये 8 तक कर, इधर 8 तक हो गया, इधर 8 तक हो गया। अब कुल में तो 13.1 का सबका जोड़ हो गया, तो कुल 13.1 होना चाहिए। 6.6 और 6.5, 13.1 हो गया। तो करना क्या है इसमें, 0 से 9, देखिए 0 से 9 वर्ग में, 6.6 पे क्या है, पुरुष है, 6.6 पर क्या है, पुरुष है। तो हमने 6.6 जैसे इंडेक्स में लगाया है, 6.6 बराबर दूरी पे 6 ये हो गया, और 6.6 ये 6.6 हो गया। इधर 6.5 पे क्या है, स्त्री है, 6.5 पे क्या है, स्त्री है, तो ये 6.5 पर लगा दिए। फिर इसके अलावा 4.5 पर 10 से 19 में 4.5 पर पुरुष है, तो 4.5 पर पुरुष हो गए, और 4 पर क्या है, स्त्री, 4 पर ये स्त्री हो गई। इस तरीके से मिला देना, 4 पर क्या हो गया, स्त्री हो गए। देखिए ये तो ये मिल गए, 4 पर स्त्री हो गए। इसके अलावा 20 से 29 में देखिए 3.7, यानी कि ये 2 और 4 के बीच में 3 हो गया, 3.7 है, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, और 3.7 पर इधर है, तो 3.7 पर ये हो गया। अब ऐसे 20 से 39 जो सार्डिम दे रखा है उसी हिसाब से बनाना है। मापनी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 करोड़, मापनी 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, मापनी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 करोड़, तो ये सवाल हो जाएगा। इसके अलावा एक ये पिरामिड है, तो एक ही पिरामिड बना लेना है, ठीक है ना, इसमें भी दे रखा है, लेकिन ये एक पिरामिड बना लेना है। इसके बाद में तीसरी यूनिट आ जाती है। तीसरी यूनिट में वितरण मानचित्र है। वितरण मानचित्र की परिभाषा, ये परिभाषा लिखनी है आपको। परिभाषा के अलावा ये परिभाषा, इसके बाद में लिखे करके मानचित्र, वितरण मानचित्र बनाने की विधियाँ, 2 विधियाँ हैं, गुणात्मक विधि और मात्रात्मक विधि। गुणात्मक मात्रा वितरण मानचित्र बनाने की विधियाँ, तो गुणात्मक विधि और ये मात्रात्मक विधि। गुणात्मक रंग रेखी विधि, इनको पूरा डायग्राम बनाना है। सामान्य छाया विधि, वर्ण प्रतीकी, नामांकन, ज्यामिति, वर्ण प्रतीकी में ज्यामिति, चित्र में मूलाक्षर भी हो सकते हैं। इसके अलावा मात्रात्मक विधियाँ, मात्रात्मक विधियों में सम्मान रेखा विधि, वर्णमात्र विधि, बिंदु विधि, आरेखी विधि।
और इसमें दंड, आयत, वर्ग, वृत्त, गोले, ये डायग्राम बनाना है आपको। डायग्राम बना करके फिर इसके अलावा यहाँ जाते हैं वर्ण प्रतीक की विधि। वर्ण प्रतीक की विधि में ज्यामिति प्रतीक में ये बिंदु, आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, क्रॉस कुछ भी लिख सकते हैं। चित्र में विधि, दूसरा है चित्र में विधि। तो ये चित्र में होते हैं, इसमें चित्र बने हुए होते हैं, ये चित्र में विधि हो गई। अब ये मूलाक्षर प्रतीक, तो मूलाक्षर प्रतीक विधि हो गई, मूलाक्षर प्रतीक हो गई। ये मानचित्र दे रखा है, ये राजस्थान का मानचित्र दे रखा है, खनिजों का वितरण दिया गया है और खनिजों का वितरण दिया है। कौन सी विधि है? वर्ण प्रतीक की विधि। ये हमें बनाना है, चित्र बनाना है और वर्ण प्रतीक की विधि। कौन सी विधि लिखनी है? वर्ण प्रतीक की विधि। तो ये इंडेक्स भी है, इंडेक्स भी बनाना है, इंडेक्स के साथ में वर्ण प्रतीक की विधि का ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद में सममान रेखा विधि। कौन सी विधि? सममान रेखा विधि। सम्मान रेखा विधि, ये पूरी परिभाषा लिखनी है सम्मान रेखा विधि की, क्या किस तरीके से बनाया जाता है। सम्मान रेखा विधि के ये प्रश्न हो गया, और ये प्रश्न का ये उत्तर होगा। राजस्थान समवृष्टि रेखाएं वर्ग सेंटीमीटर में। इसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये राज्य सीमा, ये जिला सीमा और ये समवृष्टि रेखाएं। यथा सम्मान रेखा विधि, तो सम्मान रेखा, ये समान रेखा है, सममान रेखा विधि, समान स्थानों को मिलाने वाली रेखा सम्मान रेखा। ये देखिए सम्मान रेखा है, ये 10 डिग्री, ये 10 डिग्री वर्षा होती है, 10 डिग्री वर्षा होती है। ये इस रेखा पर 20 डिग्री वर्षा होती है, इस रेखा पर 30 डिग्री वर्षा होती है, इस रेखा पर 40 डिग्री वर्षा होती है, इस रेखा पर 50 डिग्री वर्षा होती है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, पूर्व और पश्चिम। इधर देखिए ये 60 डिग्री समवर्षा रेखा, ये 70 डिग्री हो गई, ये 80 डिग्री। इससे पता चल जाता है कि यहाँ पर इतनी वर्षा होती है, सम्मान रेखा विधि हो गई। इसके बाद में ये वर्णमात्री विधि है, वर्णमात्री विधि के बाद में ये वर्णमात्री विधि के लिए एक सारणी हमें उसमें लिखनी है। सारणी 2001 के अनुसार जनसंख्या है, प्रत्येक जिलों की जनसंख्या 2001 के अनुसार ये जनसंख्या हो गई। और जनसंख्या के अलावा अब इसमें क्या करना है, इसको हम बांट देते हैं, सारणी को बांट देते हैं। 100 से कम में कितने ज़िले आ रहे हैं, 100 से कम में कितने ज़िले आ रहे हैं। तो 100 से कम जनसंख्या घनत्व, 100 से जो जनसंख्या कम जनसंख्या घनत्व, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, तो उसको एक रंग में भर दिया है। देखिए इधर देखिए 100 से कम है, ये 3 ज़िले आ गए, तो 3 ज़िले को हमने इससे दर्शा दिया है, ठीक है ना। ऐसे 101 से 200 के बीच में, 101 से 200 के बीच में ये ज़िले आ रहे हैं, 101 से 200 के बीच में, तो इसको अलग उससे भर देते हैं। 101 से 200 के बीच में खड़ी लाइनें आ रही हैं, ऐसे 2 से 1 से 300 के बीच में सीकर, डूंगरपुर, कोटा, तो सीकर ये सीकर हो गया, डूंगरपुर हो गया, कोटा हो गया, उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, ये लाइन इसमें आ गई। इसके अलावा राजस्थान के जो ये घनत्व होगा 401 से अधिक, तो 4 से 1 जयपुर, भरतपुर आ गए। 4 से 1 में जयपुर और भरतपुर, तो 4 से जयपुर का हो गया और इधर भरतपुर का हो गया, तो 4 से 1 में ये आ गए जयपुर भरतपुर के बाद में इधर 300 से 400 के बीच में, 300 से 400 दौसा, अलवर, धौलपुर और झुंझुनू, तो इसमें 300 से उसके बीच में भर देंगे। तो ये कौन सी विधि? वर्णमात्री। कौन सी विधि? वर्णमात्री। ये भी बनाना, ये मानचित्र भी बनाना वर्णमात्री विधि का। कौन सी विधि का? वर्णमात्री विधि का। इसके बाद में बिंदु विधि, ये बिंदु विधि है। तो बिंदु के लिए क्या करते हैं, ये सवाल आ गया और ये पूरा सारणी है, सवाल, और इसके रचना विधि लिखे। हमने क्या करना है, एक बिंदु बराबर 50,000 व्यक्ति को मान लिया था, एक बिंदु बराबर 50,000 व्यक्ति। तो इसकी जनसंख्या कितनी है, इसकी जनसंख्या कितनी है, श्रीगंगानगर की 17,88,487, तो 17,88,487 की बात करते हैं। इसमें 50,000 का क्यों, एक बिंदु बराबर कितना माना है, 50,000 जनसंख्या मानी, एक बिंदु बराबर 50,000, तो 35.76, यानी कि लगभग 36 बिंदु आएंगे। निकटतम कितने आएंगे, 36 बिंदु। गंगानगर जिले में 36 बिंदु भरेंगे। तो देखिए ये गंगानगर जिला है,
और गंगानगर जिले में 36 बिंदु आए। कितने आए? 36 बिंदु। ऐसे ही 33 जिले हैं, उन 33 जिलों की जनसंख्या के बिंदु इसमें आ जाएंगे। ये 33 जिलों के निकल रहे हैं। भाग दे दिया है किसका? जनसंख्या में किसका भाग दे दिया है? 50,000 का भाग दे दिया है। तो बिंदु निकला है, ये निकटतम बिंदु है। क्या है? निकटतम बिंदु। निकटतम बिंदु में सबकी जनसंख्या दी गई है, सवाल में भी दिया गया सबकी जनसंख्या दी गई। इसके बाद में ये जिले हैं 32 होंगे, 24 इस तरीके से बिंदु निकल रहे हैं। तो रहा बिंदु विधि। कौन सी विधि हो गई? बिंदु विधि। नीचे लिख देंगे बिंदु विधि का मानचित्र। तो ये बिंदु विधि हो गई। इसके अलावा यातायात प्रवाह आरेख है। तो यातायात प्रवाह आरेख इसमें दे नहीं रखा है। तो सांख्यिकी विधि अब आ जाती है चौथी यूनिट। कौन सी यूनिट आ जाती है? चौथी यूनिट। तो सांख्यिकी विधियों में आंकड़ों का संग्रह। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। आंकड़े किसे कहते हैं? पहले तो ये परिभाषा है। आंकड़ों का संग्रह, दो प्रकार के आंकड़े होते हैं, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। तो द्वितीयक आंकड़ों के बाद में कौन से प्रकाशित मिल जाते हैं, ये भी लिखना है। इसके अलावा सांख्यिकी श्रेणियों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सांख्यिकी श्रेणियाँ इसमें आ जाइए, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी। इसके बारे में बारंबारता बंटन, ये भी लिखना है। बारंबारता बंटन के प्रकार, खंडित बारंबारता बंटन है, तो ये लिखना है। इसके बाद में इधर आ जाएंगे तो ये क्या है? अखंडित है। अखंडित बारंबारता बंटन, संचयी बारंबारता बंटन, समांतर माध्य, व्यक्तिगत श्रेणी से समांतर माध्य की गणना, व्यक्तिगत श्रेणी से समांतर माध्य की गणना। इसमें सूत्र हैं दो, कई प्रत्यक्ष विधि है और एक लघु विधि है। समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से x बार का मतलब समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे n, ये सूत्र हो गया। x बार बराबर समांतर माध्य और x व्यक्तिगत मूल्य वो दे रखी है। लघु विधि ये कल्पित माध्य से निकलता है, कल्पित माध्य से समांतर माध्य निकलता है। खंडित श्रेणी की गणना, खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि में क्या है? सिग्मा fx x बार बराबर सिग्मा fx बटे n, x बार बराबर सिग्मा fx का n का मतलब है योग। लघु विधि है, x बार बराबर a प्लस a कल्पित माध्य होता है सिग्मा f dx n। तो ये इस तरीके से सवाल के बारे में बताया गया है। अवच्छिन्न श्रेणी में समांतर माध्य की गणना प्रत्यक्ष विधि और ये लघु विधि है। ये x बार बराबर सिग्मा fx बटे n और x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx बटे n। ये इसके वो दे रखे हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये दे रखे हैं, पूरा दे रखा है इसका मतलब। तो ये सवाल हो जाएगा। ये पद विचलन से समांतर माध्य है, पद विचलन से समांतर माध्य है। तो पद विचलन के बाद में इधर ये गुण दोष हैं समांतर माध्य के। क्या है? गुण और दोष, समांतर माध्य के गुण और दोष। बहुलक है, बहुलक की बात करते हैं, बहुलक भी आएगा इसमें, बहुलक का। फिर इसके बाद में बहुलक के बाद में ऐसे ही बहुलक की श्रेणियाँ भी हैं। बहुलक की श्रेणियों के बाद में निरीक्षण समूहन विधि, चतुर्थ कॉलम, पंचम कॉलम, इसके बाद में आ जाता है, सवाल आ जाता है। अवेक्षण श्रेणी, ये बहुलक का सूत्र है। जो अवेक्षण श्रेणी में बहुलक की गणना जेड बराबर, जेड का मतलब बहुलक होता है एल प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा आई। ऐसे ही एक सूत्र और है, जेड बराबर एल प्लस f2 बटे f0 प्लस f2 इंटू आई। तो इसका मतलब समझ लीजिए, जेड का मतलब बहुलक मूल, एल का मतलब बहुलक वर्ग, तर्क निचली सीमा, f1 बहुलक वर्गांतर, ये आवृत्ति, f0 बहुलक वर्गांतर से पहले के वर्गांतर की आवृत्ति, f2 बहुलक वर्गांतर के तुरंत बाद वाले वर्गांतर की आवृत्ति आई, इसका अंतराल हो जाता है। ये इसके गुण हैं, बहुलक के क्या हैं? ये गुण हैं। गुण के बाद में आ जाता है ये बहुलक के दोष हैं, ये बहुलक के दोष हैं। मध्य का आ जाती है, ये मध्य का है। मध्य का व्यक्तिगत श्रेणी m बराबर n प्लस 1/2, खंडित श्रेणी की अवेक्षण श्रेणी, इसके अवेक्षण श्रेणी में ये सूत्र आ जाता है बड़ा, m बराबर l प्लस आई बटे f m माइनस सी। इसका मतलब ये सूत्र दे रखा है, ये गुण और दोष हो गए इसके। तो ये चतुर्थक है, तो आपको 3 की करने हैं। चतुर्थक का इसको छोड़ दीजिए आप, समांतर माध्य और माध्य का, समांतर माध्य, बहुलक और माध्य का, ये 3 चीज़ करनी है। तो 3 चीज़ों के लिए सवाल इसमें दे रखे होंगे शायद, इसमें सवाल दे रखे हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन मानक विचलन है, तो लॉरेंज वक्र भी है, इसमें सवाल दे रखे हैं, ये रहा। तो ये डायरेक्ट सवाल ही करने हैं, सवाल करने हैं। तो ये समांतर माध्य का सूत्र है, ये देखिए समांतर माध्य, ये समांतर माध्य है, समांतर माध्य इस तरीके से समांतर माध्य निकाल देते
तो ये सवाल है समांतर माध्य का। ये समांतर माध्य से x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन ये हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा है ये वर्ग अंतराल वाला, ये समांतर माध्य, ये वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। एम निकालना है मध्य बिंदु, तो 10 में भाग 2 का दे देंगे तो 5 आ जाएगा। और अंतराल कितने का है? 10 का। अंतराल कितने का है? 10 का। तो जोड़ते चलेंगे, 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 जोड़ा 25, 25 में 10 जोड़ा 35 और 35 में 10 जोड़ा 45। इस तरीके से मध्य बिंदु निकला गया। अब ये विद्यार्थियों की संख्या एफ और एम, तो ये एफ एम, तो एफ एम का मतलब 10 का 5 से किया, एफ एम आ गया 50, 10 से 15 का किया, ये आ गया 150 और 25 से 10 का किया 250। तो सिग्मा एफ एम बटे एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एम बटे एन, तो एन यानी पदों का संख्या होती है यानी कि 40, ये एफ 40। तो 850 में किसका भाग देंगे? 40 का। तो 21 पॉइंट है, 25 क्या आ गया हमारा? बहुलक आ गया। एन का मतलब ये होता है, यानी ये एन हो गया, इनका योग हो जाएगा, योग हो जाएगा। एन का मतलब इनका क्या हो जाएगा? एफ का योग हो जाएगा। ऐसे ही एक 60 विद्यार्थियों को औसत वजन दिया गया है। ये सवाल दे रखा है, एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों के वजन से औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो औसत वजन ज्ञात करने के लिए हमें क्या है कि 20, 30, 40, 50, 60, 70, 60 वजन किलोग्राम में है। 20 वाले 8 बच्चे हैं, 30 वाले 12 बच्चे हैं, 40 वाले 20 बच्चे हैं और 50 वाले 10 बच्चे हैं, 60 वाले 6, 70 वाले 4। तो ये इसकी एफ हो गई, ये इसका एक्स होगा, ये एक्स और ये एफ, एक्स का एफ से गुणा कर देंगे, एफ का एक्स से गुणा कर देंगे तो ये आ जाता है। तो एक्स बार बार सिग्मा एफ एक्स बटे एन, एन यानी एफ का योग, एफ का योग हो जाएगा, ये कितना है? 60, तो 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 41। ऐसे ही आंकड़ों से मैथ ज्ञात करना है, इनसे भी मैथ ज्ञात हो जाएगा। ये रहा सब 10 से 12 कल्पित मैथ है, तो कल्पित मैथ का मतलब 10 से 12, ये डी एक्स निकला है 11, 10 और 12 22, 22 में 2 का भाग दिया 11। अंतर कितने का है? 2 का, तो 2 बढ़ाते चलिए, 3 का अंतर है, 12, 13, 14, तो ये 14 हो गया, ये 17 हो गया। 15 और 13 कितना? 28, 28 में 14, 16, 18, 16, 34, 17 और ये 20 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से 3, 11, 33, 14 तो 28, इसका गुणा कर देते हैं सिग्मा एफ और ये 400। ये सिग्मा एफ एक्स बटे सूत्र हो गया, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स बार बराबर 450 बटे 21, 421.42 से आ गया 21.42। समांतर माध्य आंकड़ों से समांतर, इनसे निकला है। ये भी समांतर माध्य, कई सवाल दे रखे हैं समांतर माध्य के, लेकिन 2 सवाल आपको समांतर माध्य के करने हैं सीट में, 2 समांतर माध्य के करने हैं। ये भी समांतर माध्य का है। ये पद विचलन विधि से समांतर माध्य निकालना है, पद विचलन विधि से समांतर माध्य। फिर इसके अलावा ये बहुलक है, बहुलक पर आ जाइए, सीधा बहुलक पर आ जाएंगे। तो सर्वाधिक आवृत्ति F1, सर्वाधिक आवृत्ति F1, तो सर्वाधिक 15 है, तो ये क्या हो गया? F1 हो गया, क्या हो गया? F1 हो गया। इसके अलावा सर्वाधिक आवृत्ति F1 अर्थात बहुलक वर्ग क्या हो गया? 60 से 70, ये बहुलक वर्ग हो गया। बहुलक वर्ग का विस्तार कितना है? 10। आई अंतराल, इनका जो अंतराल 30 और 40, 40 से 50, इसका अंतराल कितना है? 10। आई बराबर 10, ये अंतराल हो गया। बहुलक वर्ग की अधर वर्ग L, तो L यानी कि इसकी लो 60, L क्या हो गया? ये L हो गया 60 L हो गया। इसके बाद में बहुलक वर्ग के पूर्व वर्ग जी F0, तो 3 F0, ये क्या हो गया? F0। इसके अलावा बहुलक वर्ग पश्च F2, ये 10 क्या होगा? F2 होगा, क्या होगा? F2। अब ये सूत्र में जमा दीजिए इसको, Z बराबर L1 कितना होगा? 60, L1 कितना होगा? 60, F1 कितना होगा? F1 कितना होगा? 15 और F0 कितना होगा? 3, तो 15 - 3 2 गुणा, तो सूत्र में लिखा हो 2, F1 कितना? 15, 15 गुणा 2 -3 -10, तो 30 में से इसको घटा देंगे 10, तो देखिए आ जाएगा कैलकुलेशन 13 घटा देंगे, 30 में से कितने घटाएंगे? 13 घटाएंगे 10, तो ये 60 + 12/17 × 10, 120/17, ये 60 का बहुलक आ रहा है। एक बहुलक का होगा और एक इसको और कर लीजिए, चलिए एक और हो जाएगा बहुलक का, एक बहुलक का। 2 बहुलक के सवाल हो गए, 2 बहुलक के सवाल हो गए, ये भी कर लीजिए आप, ये कर लीजिए, 2 बहुलक के हो जाएंगे। 2 समांतर माध्य के हो गए, 2 बहुलक के हो गए। फिर इसके अलावा माध्यका की बात करते हैं, तो माध्यका, तो एक माध्यका तो ये कर लीजिए आप,
एक मैथ का तो आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए मैथ का, ये मैथ का आंकड़ों के आधार पर मैथ का ज्ञात कीजिए। 11वां ये कर लीजिए, ये मैथ का 15 ये सूत्र आ जाएगा, ये सवाल हो जाएगा मैथ का 11वां ये सवाल है मैथ का। और ये सवाल के बाद में ये मैथ का हो गई, और ये मैथ का के बाद में m बराबर l प्लस आई बटे m माइनस c ये सूत्र हो गया मैथ का। अब ये 30 प्लस 7.3 37 पॉइंट मैथ का ये सवाल होगा। 13वां ये सवाल भी मैथ का दे रखा है, ये सवाल भी किसका दे रखा है, मैथ का दे रखा है। और ये मैथ का ये सवाल है, तो ये मैथ का आ जाती है, ये मैथ का गई। इसके बाद में ये आता है आपका एफ डी, हाँ कोस्टल दर्शाते हैं मैथ विचलन मानक विचलन। तो ये मानक विचलन है, इसका मानक विचलन दर्शाएंगे। तो मानक विचलन की बात कर दें तो ये इस तरीके से ये मानक विचलन का है, ये मानक विचलन का सवाल है। तो एक मानक विचलन का ये कर लीजिए, ये मानक विचलन का हो गया। अभी मानक विचलन का सवाल हो जाता है तो इसके बाद में एक बड़ा सवाल और आता है मानक विचलन का। मानक विचलन का एक बड़ा सवाल आता है, तो इधर ही इसको देख लीजिए। चलिए हाँ ऐसा नहीं, इसको कर लीजिए कल्पित मैथ से मानक विचलन, ये रहा। इस सवाल को कीजिए, इस सवाल को करेंगे हम मानक विचलन में। ये कर लीजिए। चलिए ये कर लीजिए प्रत्यक्ष विधि से, ये प्रत्यक्ष विधि से मानक विचलन है। 17वां ये सवाल है प्रत्यक्ष विधि से मानक में 5 15 10 15 25 ये बारंबारता हो गई। ये प्रत्यक्ष विधि से, कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। तो 5 10 15 विद्यार्थी संख्या एफ ये हो गई, ये एक्स निकालिए, इसका एक्स निकाल लिया। 10 15 5 20 में 20 में 2 कर दिया। 10 अंतराल कितने 5 का, अंतराल कितने का 10 का, तो 10 का अंतराल है तो 20 30 40 50 ये अंतराल इस तरह पड़े। एफ माइनस एक्स, एफ इंटू एक्स, एफ का गुणा एक्स से करेंगे। 10 गुणा 1 से 10 40, 20 का गुणा तो 40, इसका 1 से करेंगे 120 एक्स सिग्मा एफ एक्स आ गया। एक्स बार एक्स में से एक्स बार घटाएंगे। एक्स बार का मतलब समांतर मैथ कितना है, तो समांतर मैथ लिखना पड़ेगा हमें। तो समांतर मैथ आया हमारा, पहले समांतर मैथ निकालेंगे। तो एक्स बार ये रहा समांतर मैथ 30 आया, कितना है 30 आया है समांतर मैथ। तो 30 घटाएंगे, एक्स में से एक्स बार घटाएंगे जो डी निकलेगा। तो एक्स में से यानी कि एक्स से कितना है 10, 10 में से 30 घटाए तो -20, ऐसे 20 में से 30 -10, 30 में 0 40 10 प्लस के 10 है प्लस के 20 इस तरीके से। अब डी एक्स स्क्वायर निकालने तो डी का स्क्वायर कर देंगे, डी एक्स स्क्वायर, डी का गुणा किससे करेंगे एक्स से करेंगे, एक्स से करेंगे। 20 का कितना होगा 200 का कितना 400, ऐसे 10 का कितना हो गया, हाँ 10 गुणा इसमें कर देंगे 10 20 तो 200 100 हो गया। 10 का कितना हो गया 100 हो गया। इसका डी एक्स का स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है स्क्वायर। 20 का 400 होगा, 10 का कितना होगा 100, 0 का 0, 10 का 100, 20 का 400। ऐसे एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर सूत्र के हिसाब से कर रहे हैं, ये कर देंगे, ये सारणी निकल आएगी। अब इधर ये सूत्र में जमा दीजिए और जमाएंगे जब ये हमारा क्या जाएगा मानक विचलन आ जाएगा। सूत्र के मानक विचलन, ये मानक विचलन का सूत्र हो गया, ये इस तरीके से मानक। अभी प्रत्यक्ष विधि है, ये बड़ा है थोड़ा, ये इसमें बड़ा ये सूत्र लगेगा और ऐसे ये सारणी निकलेगी तो ये मानक विचलन निकल आएगा। क्या निकल आएगा मानक विचलन निकल आएगा। इसके अलावा मानक विचलन के बाद में अभी कार्ल पियर्सन का एक अंतरकोटि सहसंबंध, क्या है सहसंबंध, एक सहसंबंध का सवाल करना है। एक किसका करना है सहसंबंध का। ये सहसंबंध है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध है, सहसंबंध है। तो सहसंबंध निकालने के लिए हमें क्या किया है देखिए, ये इधर को इसको देखिए, इधर को देखिए 19वां सवाल है 8 और 22। ये देखिए कोटि विधि का गणनांक, कोटि विधि से सहसंबंध। अब ये सवाल है आपको ये करना पड़ेगा आपको, और ये सवाल करेंगे एक्स ये हो गया, ये वाई हो गया, ये मूल हो गया, ये मूल हो गया। तो इसको हमें क्या करना है, तो कोटि है इसकी नंबर के साथ हम कोटि जमा देंगे। 8 है 36 है 98, 8 36 98, 25 75 82, 25 75 82, 92 60 62 65 39 इस तरीके से आ जाता है। ये पूरी है। अब इसके नंबर देने हैं, क्या देने नंबर एक्स श्रेणी और वाई श्रेणी। इसके नंबर देने तो 8 सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या को 1 नंबर दे दिया,
उससे छोटी संख्या को 2 नंबर दे दिया, भिन्न में 2 नंबर दे दिया, 82 3 नंबर दे दिया, 75 4 नंबर दे दिया, 75 4 नंबर दे दिया, 65 5 नंबर दे दिया, 62 6 नंबर दे दिया, 39 7 नंबर दे दिया, और 36 8 नंबर दे दिया, 25 9 नंबर दे, 10 8 में 10 दे दिया। तो ये नंबर दे दिए। ऐसे 22 श्रेणी में नंबर दीजिए, नंबर दे दिए। सबसे ज़्यादा 91 1 नंबर, 2 नंबर 86, 3 नंबर 84, 4 नंबर 68, 5 नंबर 62, 6 नंबर 60, 7 नंबर 58। इस तरीके से हम क्या नंबर दे दिए। अब करना क्या है, कोटि अंतर x में x माइनस वाई बराबर डी निकलेगा। तो x में से क्या घटाना है, y को घटाना है। तो 10 में से 3 घटाए x, ये 10 में से 3 घटाए 7 आ गया, 8 में से 8 गया 0 घटा, 1 में से 1 घटाया 0 आ गया, 9 में 6 घटाए 3 आ गया, 4 में 4 घटाए 0 आ गया, 3 में से 5 घटाए -2 आ गया, 2 में से 2 घटाए 0 आ गया, 6 में से -1 आ गया, 5 में से 10 घटाए -5 आ गया, 7 में से 9 घटाए -2 आ गया। अब इसका स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर कितना, गुणा 4, 0 का 0, 0 का 0, 3 का 9, 0 का 0, 2 का 4 होगा, प्लस में 4 होगा, 0 का 0, 1 का 1 होगा, 5 का 25 होगा, 2 का 4 होगा। अब सिग्मा डी स्क्वायर कितना है, इसका योग कर देंगे। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, इसका योग कर देंगे। अब करना क्या है, सूत्र में जमाना है, P बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर। तो सिग्मा डी स्क्वायर मैंने अभी बताया भिन्न में आया, तो यहाँ भिन्न में आ जाएगा एन क्यू का मतलब 10 है, 10 पर क्यू हो गया -10 ये सूत्र के हिसाब से कर रहे हैं। 6 गुणा 92, 10 है क्यू -1। अब 1 - 552 होगा, 92 को गुणा 6 से किया 552 होगा। 10 का क्यू कितना होगा, 1000 होगा, 10 का क्यू 1000 में 10 990। अब 1 - 552/990, तो 1 माइनस इतना आ जाता है 5.5576। तो 1 में से इसको 55 76 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस के 442। ये सवाल कोटि से संबंध का ये भी करना है आपको, ठीक है। ये सवाल हो गया। इसके बाद में स्थलाकृतिक पत्रकों का अध्ययन है। तो स्थलाकृतिक पत्रकों का अध्ययन है जिसमें ये पूरा पर्व ये लिखना है आपको। स्थलाकृतिक मानचित्रों का वर्गीकरण है, मापक के आधार पर, शैली के आधार पर, मापक के आधार पर 10 लाखी भारत मानचित्र, अंश या चौथी अंश पत्रक, डिग्री ये करना, सभी करना। अंश चौथाई इंच पत्रक, आधा डिग्री आधा इंची पत्रक, तो पत्रक है। पत्रक के बाद में अभी करना है हमें चौथाई डिग्री 1 इंच। शैली के आधार पर प्राचीन शैली के मानचित्र, ये सभी परिभाषा लिखनी है। आधुनिक शैली के मानचित्र कौन कौन से हैं, आधुनिक शैली के पत्रक, इसके अलावा अन्य मानचित्रों के बाद में अब हमें क्या करना है, स्थलाकृतिक जो भारतीय स्थलाकृतिक अंश चित्र व रूढ़ चिन्ह, जो रूढ़ चिन्ह होते हैं उन चिन्हों को हमें क्या करना है, इनके वो चित्र बनाने हैं। तो इस चित्र के आगे चिन्ह भी बनाना है, चित्र के आगे क्या बनाना है, चिन्ह बनाना है। अब देखिए ये हमारे क्या है, ये रूढ़ चिन्ह है हमारे 105। तो 105 रूढ़ चिन्ह है, तो 105 हमारे ये लिखे हुए हैं, 105 यहाँ तक है, पूरी सारणी की रखी 105। अब 105 तो हम नहीं लिख सकते, कम से कम इसमें से मतलब 50 तो आप लिखने हैं अच्छे जो इसका ये चिन्ह है, इसका ये चिन्ह है। तो देखिए पक्की सड़क, ये पक्की सड़क है पहले नंबर 1 पर, तो पक्की सड़क भी करनी है। दूसरा है अपेक्षाकृत। अब देखिए पक्की सड़क के लिए ये चित्र दिया गया है, इधर ये दिया गया है चित्र, ये पक्की सड़क है, ये पक्की सड़क है। अब मैं आपको निशान भी लगा रहा हूँ, उसमें देखो कौन कौन से हैं पक्की सड़क पर। अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण पक्की सड़क, कम महत्वपूर्ण पक्की सड़क, पक्की सड़क, कच्ची सड़क, कम महत्वपूर्ण पक्की सड़क, कच्ची सड़क। और इसके अलावा पशु मार्ग पर ले लीजिए, पशु मार्ग का दर्रा। इसके अलावा पुल सहित पगडंडी स्कूल ले लीजिए, 9वां पुल सहित पगडंडी, पोतघाट। फिर इसके अलावा चिनाई बांध, पोतघाट आगे ये ले ली, 10 से 19 फीट तक का ऊंचा रस्ता था। फिर इसके अलावा ज्वारी नदी को ले लीजिए, कच्चा कुआं ले लीजिए, ज्वारी नदी को ले लीजिए। और फिर इसके अलावा पक्का कुआं है, टूटी फूटी, ये इस तरीके से इसमें से 50 लेने हैं आपको। कितने लेने, 105 हैं, कम से कम 50-60 तो आपको 50-60 लेंगे। ये देखिए ये भी है और इन सबके ये चित्र दिए गए हैं, ये सबके क्या हैं, चित्र नंबर वाइज दिए गए हैं, ये नंबर वाइज दिए गए हैं, ये चित्र दे रखे हैं, ये सबका चित्र दिया गया। जैसे 66 नंबर
ये देखिए ये चित्र है। इसके अलावा ये BM200, तो ये 89 नंबर पर BM200 भूगणितीय तल चिन्ह क्या है, भूगणितीय 89 नंबर पर दे रखा है भूगणितीय तल चिन्ह। तो ये 89 नंबर पर BM200 इस तरीके से लिखते हैं इसको, ये चिन्ह है। इसके बाद में ये इसमें 105 हो गए। अब हमें करना क्या है, स्थलाकृतिक मानचित्रों की व्याख्या। तो स्थलाकृतिक मानचित्रों की व्याख्या में प्रारंभिक वितरण, प्राकृतिक वितरण, सांस्कृतिक वितरण। तो प्रारंभिक वितरण में क्या है, ये प्रारंभिक वितरण का पूरा लिखना है। प्रारंभिक वितरण के बाद में प्राकृतिक विवरण, प्राकृतिक विवरण में उच्चावच आ जाता है। उच्चावच के बाद में ये आपकी अपवाह प्रणाली, वनस्पति, सांस्कृतिक वितरण, सिंचाई के साधन के बाद में, ये सिंचाई के साधन के बाद में ये हमारी इकाई पूरी हो जाती है। परिवहन एवं संचार तंत्र, मानव व्यवसाय, मानव अधिवास, ये सभी लिखना है आपको। मानव अधिवास भी लिखना है। इसके बाद में ये मानव अधिवास के बाद में हमें ये इस जो ये है प्रिज्मीय कंपास, ये आपका थर्ड ईयर का प्रिज्मीय कंपास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हम अगली नेक्स्ट वीडियो में प्रिज्मीय कंपास के बारे में बताएंगे। और प्रिज्मीय कंपास में इधर तो मैं बता देता हूँ, लिखना तो है आपको। प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण है आपका, और इसमें ये उपकरण काम में लिए जाते हैं। एक प्रिज्मीय कंपास, त्रिपाद स्टैंड, प्रिज्मीय कंपास। इस BA सेकेंड ईयर चल रही है, BA सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल के बारे में बात करें तो प्रिज्मीय कंपास का मुख्य उत्पाद त्रिपाद स्टैंड पर इसको कसते हैं। जरी फीता, लोहे की कील, साहुल पिंड तथा चिमटा, स्पिरिट लेवल, सर्वेक्षण दंड, अनुरेखण कागज या ड्राइंग शीट होती है। तो इसमें इसके बारे में लिखना भी है। चुंबकीय कंपास के बारे में ये भी लिखना है। और इसके अलावा चुंबकीय कंपास के अलावा प्रिज्मीय कंपास के जो उपकरण है, प्रिज्मीय कंपास के जो उपकरण है उसमें क्या क्या लगा हुआ होता है, तो वो सारे ये भी लिखने हैं आपको। कंपास डिब्बा है, कांच का ढक्कन है, धुराक है, चुंबकीय सुई है, अगेट, टोपी, असंख्यित बल, उत्तापक पिंड, उत्तापक उत्तरक, ब्रेक, अंग्रेजी भी लिखनी है इसके साथ में, इसकी अंग्रेजी भी लिखनी है। अवलोकन छिद्र, रंगीन आत्म दर्पण, प्रिज्म फोकसिंग पेज, कब्जा, प्रिज्म ढक्कन, लक्ष्य भेद का कर्क, केस रेखा, सरकवा फ्रेम। कंपास डब्बा के अवयव हैं, इसमें क्या है तो उसके बारे में बताएंगे। देखिए इसमें अगले वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। अब ये हमारा प्रिज्मीय कंपास का यंत्र है, ये प्रिज्मीय कंपास है। ये पूरा जो यंत्र है, ये चित्र बनाना पड़ेगा आपको प्रिज्मीय कंपास का, ये चित्र बनेगा प्रिज्मीय कंपास का। और प्रिज्मीय कंपास के जो अवयव हैं उसके बारे में लिखना पड़ेगा। ये इसके अवयव हैं, इसके अवयव कौन कौन से हैं उनके बारे में। लक्ष्य भेद का है, इसके अलावा लक्ष्य भेद का के अलावा चुंबकीय दिक्मान है, चुंबकीय दिक्मानों के बारे में। जो अग्रदिक्मान है, अग्रदिक्मान, चुंबकीय दिक्मान, अग्रदिक्मान, पश्य दिक्मान, ये पश्य दिक्मान है, ये पश्य दिक्मान है। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, ये सबसे पहले N और ये NS दिखा देता है हमारा प्रिज्मीय कंपास के अलावा ये A से B क्या है, अग्रदिक्मान, A से B अग्रदिक्मान। N से जो कोण बनना है ये फॉरवर्ड यानी कि अग्रदिक्मान का कोण बनना है। इसके अलावा B से C, तो B से C आए तो ये अग्रदिक्मान हो गया फॉरवर्ड। और C से अगर हमने ये C से B देखा तो ये हो गया हमारा पश्य दिक्मान BC, यानी कि B भी हो गया। तो अग्र और पश्य दिक्मान ये दोनों ये दिक्मान है, बहुत ही काम की चीज़ है दिक्मान, इनका भी अध्ययन करना है। इसके अलावा ये चित्र भी बनाना है आपको, ये जो दिख रहा है ये चित्र भी बनाना है। और प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण की विधियाँ हैं, तो हमारी कौन कौन सी विधियाँ हैं, ये चक्रमण या माला रेखा विधि, प्रतिच्छेदन विधि, विकिरण या अर्य विधि, स्थिति निर्धारण विधि। तो इसकी विधि के बारे में जानकारी होना जरूरी है। चक्रमण या माला रेखा विधि, बंद माला रेखा विधि है। कार्य बंद माला रेखा किस तरीके से कार्य करते हैं इसमें देखा गया है, ये पूरी कार्य भी लिखा हुआ है। इसके अलावा ये बंद माला रेखा है, बंद माला रेखा A से B पे, A से B, B से C से D और D से A, ये बंद हो गया, ये क्या हो गया, बंद माला रेखा विधि है। इसके अलावा ये खुली माला रेखा विधि, A से B, B से C से D, इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं, तो ये खुली माला रेखा विधि हो गई। और खुली माला रेखा विधि के बाद में प्रतिच्छेदन विधि, और ये प्रतिच्छेदन विधि है। ये विधि है कौन सी है, विकिरण विधि। ये विकिरण विधि एक ही बिंदु से कार्य करते हैं, P बिंदु से सारे कार्य करते हैं और सभी कोणों को देखते हैं यहाँ से। ये विकिरण विधि है। स्थिति निर्धारण विधि, फिर इसके दिक्मानों में संशोधन वगैरह, इसको
और ये हमारी क्या हो जाती है, अब सेकेंड ईयर के अंतर्गत कोण, इसके अलावा ये हमारा प्रैक्टिकल का काम कंप्लीट होता है। और वैसे मैं जो प्रिज्मेटिक कंपास की जो वीडियो है, ये जो ये कौन सी विकिरण बंद माला रेखा विधि और कौन सी विधि खुली माला रेखा विधि, इसके बारे में मैं हेमराज सर और मेघराम जी दोनों मोटा देवी कॉलेज से हम प्रैक्टिकल करेंगे, तब इसके बारे में अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे। धन्यवाद।